नमस्कार स्टूडेंट्स और सीएसई कैंपस में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी समझने वाले हैं कि कैसे एक वकील आगे चलकर पूरे भारत के लिए राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी बने। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, मोहनदास करमचंद गांधी जो पेशे से एक वकील थे, वो लाखों लोगों के लिए महात्मा कैसे बन गए। चलिए इस पूरे सफर को एक एक कदम करके बहुत करीब से जानते हैं। देखिए, महात्मा गांधी को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत से शुरू करना होगा, उनके शुरुआती जीवन से और खासकर उन सालों से जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताए, क्योंकि वहीं उनकी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और उन्होंने इंग्लैंड जाकर लॉ की पढ़ाई की, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी में असली मोड़ तब आता है जब वो काम के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। जरा सोचिए, एक नौजवान भारतीय वकील, फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद उसे सिर्फ उसके रंग की वजह से ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में हुआ ये अपमान गांधी जी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। बस यहीं से उनके अंदर अन्याय के खिलाफ लड़ने की एक चिंगारी जली। और इसी अन्याय का जवाब देने के लिए गांधी जी ने अपना सबसे पावरफुल हथियार तैयार किया, सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह करना या ट्रूथ फोर्स। मतलब हम लड़ेंगे, पर लाठी डंडों से नहीं, बल्कि सच और अहिंसा की ताकत से। तो दक्षिण अफ्रीका में लगभग 20 साल बिताने के बाद 1915 में गांधी जी भारत वापस लौटे। पर जिस देश में वो लौटे, वो अंग्रेजी हुकूमत के नीचे दबा हुआ था। अब सवाल ये था कि उनका अगला कदम क्या होगा। सीधे राजनीति में कूदने के बजाय गांधी जी ने एक बहुत ही समझदारी वाला काम किया। उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने सलाह दी कि पहले 1 साल तक पूरे भारत में घूमो, देश को देखो, यहाँ के लोगों को और उनकी परेशानियों को समझो। और जब उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपनी पहली बड़ी पब्लिक स्पीच दी, तो वहां मौजूद बड़े बड़े अमीर और पढ़े लिखे लोगों को इस एक लाइन से चौंका दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी लड़ाई इन कुछ अमीर लोगों के लिए नहीं, बल्कि भारत के उन करोड़ों किसानों और गरीबों के लिए है। इसके बाद उन्होंने अपने सत्याग्रह के आइडिया को भारत में 3 जगहों पर आजमाया। 1917 में चंपारण के नील किसानों के लिए, 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए और फिर खेड़ा के किसानों के लिए। ये तीनों छोटी छोटी जीतें आने वाले एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी थीं। इन शुरुआती सफलताओं ने गांधी जी को एक लोकल हीरो से एक नेशनल लीडर बना दिया। और ये बिल्कुल सही समय पर हुआ, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अब एक ऐसा काला कानून लाने वाली थी जो पूरे देश को गुस्से से भर देने वाला था। तो ये रोलेट एक्ट क्या था? ये एक बहुत ही खतरनाक कानून था। इसने अंग्रेजों को ये पावर दे दी कि वो किसी भी भारतीय पर सिर्फ शक के आधार पर बिना कोई केस चलाए उसे जेल में डाल सकते थे। मतलब नो दलील, नो वकील, नो अपील। इस काले कानून के खिलाफ गांधी जी ने पहली बार पूरे देश में एक साथ हड़ताल यानी बंद का ऐलान किया, और लोगों ने उनकी बात सुनी भी। दुकानें, स्कूल, बाजार सब कुछ बंद हो गया और पूरा देश एक साथ खड़ा दिखाई दिया। वैसे तो गुस्सा पूरे देश में था, लेकिन पंजाब में ये गुस्सा सबसे ज्यादा था। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में हजारों पंजाबी सैनिकों ने अंग्रेजों के लिए अपनी जान दी थी। उन्हें उम्मीद थी कि इनाम मिलेगा, पर बदले में मिला रॉलेट एक्ट। ये एक बहुत बड़ा धोखा था। और इसी गुस्से के कारण लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन वहां जो हुआ, उसने सबको हिलाकर रख दिया। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों की भीड़ पर, जिसमें औरतें और बच्चे भी थे, उन पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही काला दिन था। जलियांवाला बाग की घटना के बाद ये साफ हो गया था कि अब चुप नहीं रहा जा सकता। इसी के जवाब में 1920 में गांधी जी ने अपना पहला बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसका आइडिया बहुत सिंपल था, पर बहुत असरदार था कि अगर हम भारतीय ही अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दें, उनके स्कूल, कॉलेज, उनकी अदालतें, उनका सामान सब कुछ बॉयकॉट कर दें, तो उनकी हुकूमत अपने आप ठप हो जाएगी। और ये आइडिया काम कर गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। अब देखिए, सिर्फ 1921 के साल में 396 हड़तालें हुईं।
1857 के बाद ये पहली बार था जब अंग्रेजी हुकूमत की नींव सच में हिल गई थी। लेकिन जब आंदोलन इतना बड़ा होता है तो उसे पूरी तरह से अहिंसक रखना मुश्किल हो जाता है। और वही हुआ। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चौरी चौरा में हालात बिगड़ गए। वहां प्रदर्शनकारियों की एक गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें कुछ पुलिस वाले मारे गए। गांधी जी के लिए ये हिंसा बर्दाश्त के बाहर थी। उनके लिए अहिंसा का सिद्धांत किसी भी जीत से बड़ा था। इसलिए उन्होंने इतने बड़े और सफल आंदोलन को फौरन वापस ले लिया। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए एक बार फटाफट सारे जरूरी पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं ताकि सब कुछ याद रहे। ये टाइमलाइन बहुत जरूरी है। 1915 में गांधी जी की भारत वापसी, 1917 में चंपारण, 1919 में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग, और फिर 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन और उसका वापस लिया जाना। अब एग्जाम के लिए ये 3 बातें बिल्कुल पक्की कर लीजिए। पहला, सत्याग्रह की शुरुआत भारत में नहीं दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। दूसरा, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा लोकल आंदोलन थे, नेशनल नहीं। और तीसरा, असहयोग आंदोलन चौरी चौरा में हुई हिंसा की वजह से वापस लिया गया था। आंदोलन वापस लेने के बाद गांधी जी कुछ समय के लिए एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो गए, लेकिन उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना पूरा ध्यान समाज सुधार पर लगाया, छुआछूत मिटाने पर और चरखे के जरिए देश को आत्मनिर्भर बनाने पर। उनका मकसद सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं, बल्कि एक मजबूत समाज बनाना भी था। तो उम्मीद है इस चर्चा से आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही और टॉपिक्स को आसानी से समझने के लिए CSE कैंपस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।